नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी आचार्य, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के हिंदी विभाग से आपसे मुखातिब हूँ। हम पिछले दिनों से बात करते आ रहे हैं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिनका आदर्श से यथार्थ की तरफ का सफ़र बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा है। आइए आज हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं में आदर्श और यथार्थ की। प्रेमचंद ने साहित्य के जिस हद तक अपने शब्दों में व्याख्या की है, हम आम भारतीय उसी तरह से व्याख्या करने के आदी रहे हैं। हंस में उन्होंने लिखा था कि साहित्य उस उद्योग का नाम है जो आदमी ने आपस के भेद मिटाने और उस मौलिक एकता को व्यक्त करने के लिए किया है, जो इस जाहिरी भेद की तह में पृथ्वी के उदर में व्याकुल ज्वाला की भांति छिपा हुआ है। जब हम मिथ्या विचारों और भावनाओं में पड़कर असलियत से दूर जा बैठते हैं तो साहित्य हमें उस सोते हुए तक पहुंचाता है जहां रियलिटी अपने सच्चे रूप में प्रवाहित हो रही होती है। इससे मालूम होता है कि साहित्य का ध्येय उसे व्यक्त करना नहीं है जो है, बल्कि उसे जिसे होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि सत्य और असत्य का संघर्ष ही उनके साहित्य का असली मर्म है और ये सत्य और असत्य सामाजिक परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होते हैं। उनकी कोई स्वतंत्र अमर सत्ता तो नहीं होती। जैसा प्रेमचंद ने लिखा भी था कि सत्य और असत्य का संघर्ष रामायण और महाभारत काल से लेकर 20वीं सदी तक बराबर चला आ रहा है और जब तक साहित्य की सृष्टि होती रहेगी यह संघर्ष साहित्य का मुख्य आधार भी बना रहेगा। साहित्य में जो प्रचलित यथार्थवाद है उसकी प्रेमचंद ने अनेक स्थलों पर निंदा भी की है और साहित्यकों को उससे बचने के लिए सचेत भी किया है। यथार्थवाद मनुष्य की दुर्बलताओं का चित्रण है। इस प्रकार का चित्रण मनुष्य को दुर्बलताओं की ही ओर ले जा सकता है। कायाकल्प नामक रचना में चक्रधर कहता है, यह मैं नहीं कहता कि तुमने जो कुछ लिखा है वह यथार्थ नहीं है। उनकी नग्न यथार्था ही ने उन्हें इतना घृणित बना दिया है। यथार्थ का रूप अत्यंत भयंकर होता है और हम यथार्थ को ही आदर्श मान लें तो संसार नरक तुल्य हो जाएगा। प्रेमचंद को यथार्थवाद से इसलिए भय है कि वह भयंकर है और मनुष्य को पतन की ओर ले जाने वाला है। उनका यह दृढ़ विश्वास कि मनुष्य कमजोरियों का पुतला है और उसकी कमजोरियों का चित्रण उसके लिए घातक हो सकता है, उनके आदर्शवादी दृष्टिकोण का मूल कारण रहा है। वो कहते हैं, मनुष्य स्वभाव की एक विशेषता यह भी है कि वह जिस छल, क्षुद्रता और कपट से घिरा हुआ है उसी की पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकती। वह थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में उड़कर पहुंच जाना चाहता है जहां उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से निजात मिले। वह भूल जाए कि मैं चिंताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ, जहां उसे सज्जन, सुहृदय, उदार प्राणियों के दर्शन हों, जहाँ छल और कपट, विरोध और वैमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो। उसके दिल में ख्याल होता है कि जब हमें किस्से कहानियों में भी उन्हीं लोगों से साबका है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता है, तो फिर ऐसी पुस्तक पढ़े ही क्यों। प्रेमचंद ने लिखा है, कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं है। उसकी खूबी यही है कि वह यथार्थ न होते हुए भी यथार्थ मालूम हो। इससे मालूम होता है कि कला यथार्थ का भ्रम उत्पन्न करती है, परंतु वह एक काल्पनिक स्वर्ग की रचना नहीं करती। मुंशी प्रेमचंद आगे लिखते हैं कि आदर्शवाद को साहित्य में लाने के लिए यथार्थवाद की सहायता भी जरूरी है। प्रेमचंद सिर्फ इसी हद तक पढ़ने वाला भूल जाए ऐसा मानते हैं कि वह आदर्श की ओर से यथार्थ की ओर जा रहा है। आदर्शवाद और यथार्थवाद के सम्मिश्रण को प्रेमचंद आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहते हैं, जो हमें स्टालिन के समय के कुछ रूसी साहित्यिक आंदोलनों की याद दिलाता है, जिनमें आदर्शवाद के साथ फिर समझौता किया गया है। एक तरह से प्रेमचंद ने यथार्थवाद को मनुष्य की कमजोरियों का पर्यायवाची मान लिया है। हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की और अन्य रचनाओं की, जिनमें उनका मानना है कि साहित्य का मुख्य ध्येय अब भी आनंद ही उत्पन्न करना है।